अब हमने ओवरऑल चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है जो कि पेपर में आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चंस आपको कैसे लिखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसीज। मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार कहते हैं, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार है तो उन्होंने जितने पॉलिसीज को, नीति को इंट्रोड्यूस किया था, आर्थिक नीति को जो है, आर्थिक नीति जिसको इकोनॉमिक पॉलिसीज इंग्लिश में कहते हैं, जो इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस का मतलब जो लागू किया था, तो उसके लागू करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे उनके क्या उद्देश्य थे। और दूसरा है व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज, और इन नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम जब नीति की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई सेक्टर तो उसने बताया नहीं कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, व्हाटएवर जो भी है, तो यहाँ पर पॉलिसीज ओवरऑल सारे पॉलिसीज की बात हो रही है। तो एक पॉलिसीज आपने लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें भी उनका क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था कि हम अपने रिवेन्यू को क्या करें, इंक्रीज करें। इसीलिए वो जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और जो भी वो चाहते थे, जितना अमाउंट में चाहते थे, फार्मर से कलेक्ट कर लेते थे एज ए रॉयल्टी और लगान। उसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो कृषि क्षेत्र है, वो बैकवर्ड में चला गया। समझ में आ रही बात। भारत में भूखमरी, फेमाइन्स होने लगा, तो ये प्रभाव पड़ा। दूसरा मैंने पढ़ाया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, विभेदीकृत मूलक नीति। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उसमें मैंने पढ़ाया था कि वो अगर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से फॉरेन में तो टैक्स फ्री था, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे टैक्स फ्री था, बट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हैवी टैक्सेस इम्पोज किया था। तो उनका मोटिव क्या था? मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, मतलब अपने कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को ख़त्म करना। वैसे भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था नहीं, एक वर्ल्ड वाइड फेमस हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, उसको भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये जितने भी पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना, जो उन्होंने लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने, उनका उद्देश्य ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके हम अपनी इकोनॉमी को, ब्रिटिश इकोनॉमी को क्या करें, आगे बढ़ाएं। और उनका प्रभाव यही पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पर, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। समझ में आ रही बात। तो इसका आंसर्स देखो कैसे होगा। The economic policies pursued by the government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country rather than with the development of the Indian economy. जितनी भी नीतियां लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने, उनका उद्देश्य ये था कि हम अपनी इकोनॉमी को, ब्रिटेन की इकोनॉमी को हम आगे बढ़ाएं, उसको प्रमोट करें, प्रोत्साहन दे उसको, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको नेग्लेक्ट कर दे, छोड़ दे। यही पॉलिसीज के उद्देश्य थे उसके। Thus, at the time of independence in 1947, इंडिया वॉज अ पुअर एंड अंडरडेवलप्ड कंट्री, और उसी के कारण जो है 1947 में भारत गरीब और अविकसित देश था। ठीक है। एट द टाइम एग्रीकल्चर वॉज इन अ पुअर कंडीशन, जैसे कि मैंने 4 रीजन बताया था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, एंड मैंने आपको बताया था स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी। ड्यू टू दीज रीजन्स जो भारत में जो कृषि क्षेत्र था वो पुअर मतलब खराब स्थिति में था। ठीक है। एंड मिनरल रिसोर्स वर नॉट फुल्ली यूज्ड,
There were only a few industries and many of the cottage and small scale industries had declined under the British rule due to discriminatory tariff policy. Right? ठीक है. Millions of people were unemployed due to डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वो फिर किस पे निर्भर हो गए, कृषि क्षेत्र पर, एग्रीकल्चर पर. एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड हो गया तो लोग क्या होने लगे, अनएम्प्लॉयड होने लगे. राइट? not because they were unwilling to work but because there were no jobs to be found. क्लियर है? The per capita income of Indian was one of the lowest in the world, indicating that average Indian was extremely poor and could not afford even the basic necessities of life. उन्होंने इतना खराब स्थिति कर दिया कि पूरे विश्व में जो भारत का जो पर पर्सन इनकम है वो लो था और इतना पैसा नहीं होता था कि वो बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाए. ये ओवरऑल पॉलिसीज थी और ये उनका फोकस था कि ये करना है इंडिया को. समझ में आ रही बात? क्लियर है ये क्वेश्चन? यस. बैग समझ आया? BTS. आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. चलो ये तो बता देगा यही बंदा. बताओ भाई क्या मेन कॉज था. देखिए लैंड सेटलमेंट सिस्टम बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है. ठीक है. उसके बाद कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करने लगे. उसके बाद पार्टीशन ऑफ द कंट्री भी वैसे रीजन रहा है. जब एक्चुअली क्या था इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ. 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो पाकिस्तान एक कंट्री बना. तो पाकिस्तान में कई ऐसे एरिया आ गए जैसे लाहौर आ गया या और भी ऐसे एरिया आ गए जहाँ पर प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो हमारे देश के रीजन से अलग हो गया, वो दूसरे देश के रीजन में चला गया. तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया ना. जो हमारा एरिया था वो किसी और एरिया में चला गया तो हमारे देश का तो एरिया बचा नहीं वो, तो ओवरऑल वो प्रोडक्टिविटी तो कम हुई. तो पार्टीशन का भी प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ा था. Partition of the country in 1947 also adversely affected India's agricultural production. The rich food producing areas of West Punjab and Sindh went to Pakistan, right? And it created food crisis in the country. Also the whole of fertile land under the jute production went to East Pakistan. ठीक है. द जूट इंडस्ट्री वॉज मोस्ट सेवरली अफेक्टेड ड्यू टू द पार्टीशन. दस इंडियन एग्रीकल्चर बिकेम बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट. नॉन वाइब्रेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा था नहीं जो अपने आप को शो कर पाए, अपना एक इमेज को शो कर पाए. दैट इज नॉन वाइब्रेंट अंडर द ब्रिटिश रूल. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. क्लियर है? तो पार्टीशन वैसे मैंने जब मैं पढ़ा रहा था तो नहीं बताया था पार्टीशन के बारे में, बट यस बहुत सारे ऐसे. देखो ये वाला लाइन देखो कितना इंपॉर्टेंट है. ये देखिए ये क्या है, ये जो है ऑल्सो द होल ऑफ फर्टाइल लैंड अंडर जूट प्रोडक्शन वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान. तो इसके वजह से भी प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है. क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो आंसर ही पहले आ गया. क्वेश्चन है व्हाट वाज द टू फोल्ड. चौथा स्कैरसिटी भी ले सकते हो. कोई भी ले. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अगर पार्टीशन नहीं पढ़ाया नहीं लिखा कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. यस यस यस. ठीक है. What was the twofold motive behind systematic deindustrialization affected by the British pre-independent India? तो मैंने कहा था ना, ये जब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पढ़ा रहा था तो जब ब्रिटिश जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहता था, मतलब हमारे कंट्री से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिमूव करना चाहता था, उसके पीछे टू फोल्ड मोटिव क्या था. मैंने पहला बताया था टू गेट रॉ मटेरियल एट अ चीप रेट एंड टू सेल फिनिश गुड्स एट अ हायर प्राइसेस. बस सिंपल है ना. तो
डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ब्रिटिशर्स फॉलोड द पॉलिसी, ये मैंने बताया था किसके वजह से हुआ था, सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन in India. The primary motive behind the deindustrialization was by the British government was twofold: to get raw material from India at a cheap rate and to sell finished manufactured goods in India market at a higher prices. Simple. Clear है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4. The traditional handicraft industries were ruined under the British rule. Do you agree with this view? Yes, we strongly agree and give reasons in support of your answer. तो वही बताएंगे. Due to discriminatory tariff policy, विभेदीकृत मूलक नीति द्वारा इसको जो है हटा दिया गवर्नमेंट ने. ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल. उसके बाद 5th क्वेश्चन, what objective did the British intend to achieve through their policies of infrastructural development in India? मतलब जब ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत देश में जो आधारिक संरचना का विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधारिक संरचना कहते हैं, तो उसके पीछे उनका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, क्या मोटिव था? वही कह रहा है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव. तो वो तो हमने पढ़ा था. उन्होंने रोड को इंट्रोड्यूस किया, शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, टू द नियरेस्ट पोर्ट और रेलवे स्टेशन. ठीक है, उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया कि हैवी क्वांटिटी में गुड्स को पोर्ट तक हम ले जाएं. आ रही बात समझ में? एयर, यस, बोलो. आप नहीं आए थे ना, फॉरेन ट्रेड वाले क्लास में आए थे लास्ट वाले में, तो ये वाला देख लो. ठीक है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ द रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, रोड्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एटसेट्रा. हाउएवर द रियल इंटेंशन बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वॉज टू सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि मेन मोटिव उनका अपना फायदा था. ठीक है, उन्होंने जो रोड डेवलप किया, रेलवे डेवलप किया, किसके लिए? अपने फायदे के लिए. तो वही है, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर वास्ट इंडियन टेरिटरी. ये किसके वजह से? टेलीग्राफ को इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन कर पाए. क्लियर है? उसके बाद टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड, रोड रेलवे इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि पोर्ट तक हम गुड्स पहुंचाएंगे इजली. अब वहां से एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंडिया से ब्रिटेन डायरेक्ट रूट बनाया. मैंने बताया था ना, इंडिया से ब्रिटेन डायरेक्ट रूट बनाया था. तो उसके वो क्यों किया था उन्होंने? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप. ठीक है, उसको प्रमोशन करने के लिए. तो ये था आपका. टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, टू मोबिलाइज आर्मी विद इन इंडिया, कैरिंग आउट रॉ मटेरियल एटसेट्रा. यही सब हमने डिस्कस किया था. क्लियर है? क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला. नेक्स्ट 6 पे आइए. 6 क्वेश्चन है, क्रिटिकली अप्रेज some of the shortfalls of the industrial policy pursued by the British rule. ये कह रखा है कि जब ब्रिटिश सरकार के दौरान जो हमारे देश का जो औद्योगिक नीति था, उस औद्योगिक नीति का वो कीजिए, आलोचना कीजिए. ठीक है, क्रिटिकली अप्रेज. तो ऑब्वियसली क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी था, उसी को एक्सप्लेन कर दो. वो पॉलिसी अगेंस्ट था इंडियन, वन साइडेड पॉलिसी था. वन साइडेड पॉलिसी कैसे? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा था और ब्रिटिश इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड की तरफ पुश कर रहा था. ठीक है, इसीलिए उसको हम वन साइडेड पॉलिसी कहते हैं. क्लियर है? वही ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड हैवी ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ठीक है, वही यही इसमें है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. ये वाला देखो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? मैंने बताया था कि जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस आता था फॉरेन के पास, वो एक्सपोर्ट सरप्लस यूज करते थे टू फाउट वॉर. ठीक है,
एंड आप क्या कह रहा है वो, टू सेट अप ऑफिसेस इन देयर होम कंट्री एंड टू इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, राइट। ठीक है, अदृश्य मदों के आयात पर ये चीज़ें करते थे। तो वो पैसा ओवरऑल ड्रेन इसलिए बोला जाता है, हिंदी में कहते हैं इसका निष्कासन, ख़त्म कर देना। संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं, जो ब्रिटिश सरकार ने किया था, तो उन्होंने ये सारे जो एक्सपोर्ट सरप्लस जो थे वो उन्होंने यूज किया अपने लिए, ना कि इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इसीलिए ड्रेन बोला जाता है। कमाया इंडिया से, खर्च कर रहा है अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यही ना, द सरप्लस वॉज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। To surplus was used to pay expense on war fought by the British government, and the surplus used to pay for the import of invisible items, right? उसके बाद next देखिए, give a quantitative appraisal of India's demographic profile during the colonial period। quantitative मतलब आपको बताना है कितना डेथ रेट था, कितना बर्थ रेट था, कितना लिटरेसी, ये तो आपको याद ही होगा। क्लियर है? ये सारे इसमें भी दे रखे हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चंस कर लोगे ना बेटा, मैं बता रहा हूँ, जितने मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली सीबीएसई फॉलो करती है एनसीईआरटी को, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी में ले लीजिए इसको। ठीक है, देखिए नहीं देखिए, इसमें 5 है, 6 भी आप उसमें हेल्थ फैसिलिटीज, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज भी ऐड कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। मास इलिटरेसी मतलब वही होगा, लो लेवल ऑफ इलिटरेसी। ठीक है, हाईलाइट द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बता ही दिया था मैंने आपको कि 75% अप्रॉक्स पीपल वर्कफोर्स किससे इंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब बाकी जो आपका है 15% इंडस्ट्रियल और 10% 15% सर्विस सेक्टर और 10% इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक चीज़ और, ये ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन ये भी सेकेंड पार्ट था जो कि नहीं लिखवाया था, पीपीटी से देख लेना। इसमें क्या था, कुछ ऐसे स्टेट थे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की तरफ मूव कर रहे थे, जैसे महाराष्ट्र। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टेट्स थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की तरफ मूव कर रहे थे। तो इसको कहते हैं ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। देखो इधर ध्यान दो, इधर एक बार ध्यान दो। देखिए, there was growing regional variation in the states of the Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। द डिपेंडेंस ऑफ द वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंड, धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे, कम हो रहे थे। On the other hand, there was an increase in the share of workforce in the agriculture sectors in state of Orissa, राजस्थान, पंजाब। इसमें और एग्रीकल्चर सेक्टर्स बढ़ता जा रहा था और इसमें डिक्लाइन होता जा रहा था। ठीक है, क्लियर है? इसको क्षेत्रीय विभाजन बोल सकते हो, विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये वैसे यहाँ पर फॉरेन ट्रेड होना चाहिए था, तो वो तो बस आपको बताने की फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेट था। तो वी नो डैट वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। ये सारी चीज़ें लिखना है बस। क्लियर है? वो पता नहीं, ये इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है ये। क्रिटिकली अप्रेजर सम शॉर्टफॉल, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट हो गया, लूप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल्स हो गया, एंड कैपिटल। मतलब ओवरऑल आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के पॉलिसीज को बताने थे जो हमने सारा पढ़ा था। ठीक है, ओवरऑल ये फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश फाइनली विद क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम सेकेंड चैप्टर थ्योरी ही अभी स्टार्ट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। इसको ख़त्म कराने के बाद दोबारा मैक्रो पे आऊँगा।